सो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स एग्जाम के लिए। जैसे कि आप जानते हैं बहुत कम समय रह गया है आपके मैथ्स एग्जाम को स्टार्ट होने में, और कहीं ना कहीं जितना हमसे हो पा रहा है आपके लिए कई सारे वीडियोस हम आपके लिए ला रहे हैं। रिसेंट में हमने स्ट्रैटेजी और थियरम के वीडियोस लेकर आए हैं, लेकिन अब से और भी ज्यादा वीडियोस आपको देखने मिल सकते हैं इस चैनल के ऊपर। तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। जिस प्रकार इंग्लिश, हिंदी, मराठी एज वेल एज योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए हमने ढेरों वीडियोस दिए जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प हुए बच्चों को, कई सारे लाइव रिवीजन लिए, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स एंड बायोलॉजी के भी इसी प्रकार के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो और कॉमर्स के मैथ्स देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस है कॉमर्स के, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो साइंस एंड कॉमर्स को सिमिलर होते हैं, सिमिलर अप्रोच होता है, तो आप ऐसे वीडियोस लाइक आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो प्लीज चैनल पर जुड़ जाना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज का जो टाइटल है अगर आप देखोगे तो हमारे दो चैप्टर मैथ्स 1 के, लाइक फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, सेकंड चैप्टर इज योर मैट्रिसेस, ये दो चैप्टर आज के इस वीडियो में आज आपके कवर हो जाएंगे। जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो 1 मार्क्स के कैटेगरी में हो, 2 मार्क्स में हो, 3 मार्क्स में हो या फिर 4 मार्क्स के क्यों ना हो, इन सभी कैटेगरीज के क्वेश्चंस को आज हम दोनों चैप्टर में से सिखाने वाले। और इन दोनों चैप्टर्स के कंबाइंड वेटेज की अगर मैं बात करूं, जो कि लगभग 14 मार्क्स का ये दोनों चैप्टर मिला के आता है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो मैथमेटिकल लॉजिक लगभग 8 मार्क्स का, और चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस जो है वो लगभग 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। तो 8 + 6 यानी 14 मार्क्स का आपका वेटेज हो जाता है। तो हम लोग शुरू करेंगे एक एक करके, दोनों ही चैप्टर्स को कराएंगे। और ज्यादा आपको पढ़ना है तो हमने लगभग मैथ्स के हर चैप्टर के वन शॉट वीडियोस भी बना रखे हैं, प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस भी बना रखे हैं। तो आपको अगर प्रॉपर लेक्चर्स देख के हर एक एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे वन शॉट लेक्चर सर्च करके देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो मैथ्स के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करने। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप देखोगे यहां पे स्क्रीन के ऊपर, जो कि ऑलरेडी मैंने बहुत पहले भी आपको पढ़ा रखा है। तो देखोगे तो ये क्वेश्चन पूछा था a = 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें बोल रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस जनरल तौर पे पूछने मिलते हैं। यहां पे हम लोग को बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x + 3 = 8। अगर आप देखोगे x + 3 = 8 में करता हूं तो आपका जो x का वैल्यू है वो 5 आएगा। तो क्या इसमें 5 है? तो बिल्कुल है। तो यहां पे देयर एग्जिस्ट बोला हुआ है, तो देयर एग्जिस्ट मतलब इनमें से कोई एक नंबर भी आता है तो मतलब वो बिलोंग्स टू है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है आपका। हमें बोल रहा है कि ट्रू कौन सा नहीं है वो पता लगाना है। तो पहला वाला ट्रू है, मतलब ये आपका कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना। ये समझ में आया, ये आपका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसके अलावा देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a सच दैट x + 2 इज लेस देन 9। तो x + 2 अगर मैं कुछ भी डालूं इसमें, लाइक 1 डाला, 2 डाला, कुछ भी डालो तो वो लेस देन 9 होना चाहिए। तो अगर आप कुछ भी डाल रहे हो तो वो लेस देन 9 ही होगा। 5 लास्ट पे सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 + 2 7 होता है, वो भी लेस देन 9 है। इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है हमारा, ठीक है, मतलब ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तीसरा दिख यहां पे क्या बोल रहा है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, मतलब ऑल द वैल्यूज आने चाहिए किसके? x + 6 > = 9। तो जितने भी वैल्यू है यहां पे वो +6 होंगे, वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो 1 + 6 7 इज ग्रेटर देन 9 होता है कि नहीं होता है? मतलब पहला ही कंडीशन मेरा सेटिस्फाई नहीं होता, तो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा वाला? तीसरा वाला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो ट्रू नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा और फास्ट चलूंगा ताकि आप लोग को और चीज समझ में आ जाए बहुत बेहतरीन तरीके से। यहां पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? राइट द निगेशन। अगेन याद रखना, ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स से कैटेगरी में पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया था, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n + a इज ग्रेटर देन 11। यहां पे आपको बोला निगेशन करो, तो निगेशन कैसे हो जाएगा? पहले आपने इसको लिख लिया सेम टू सेम। अब हमने मान लिया कि ये पूरा क्या है? p ऑफ n है, ठीक है। अब निगेशन करना है, इसका मतलब क्या होता है? निगेशन का मतलब आपको निगेशन का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो इस चीज का निगेशन क्या हो जाएगा? ये आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। n बिलोंग्स टू n सेम रहेगा, सच दैट सेम रहेगा। n + 8 जो ग्रेटर देन 11 है वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 11 हो जाएगा। आपको पता है ना निगेशन क्या होता है? तो इस तरीके से निगेशन याद रखना 1 मार्क्स के कैटेगरी में पूछ सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के कैटेगरी में पूछ सकता है। आपको बोल रहा है ट्रुथ टेबल है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है? ट्रुथ टेबल है, उसके यूज करके आपको स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है, दैट इज p बाय कंडीशनल q एंड p एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये दोनों एक दूसरे को लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। बहुत इजी होता है लॉजिक टेबल, जैसे कि आपको पता है ट्रुथ टेबल। तो आपको क्या करना है? पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म को पूरा जो आपका जो भी स्टेटमेंट पैटर्न है उसको लिख लेना है। तो मैंने पूरा जो क्वेश्चन था इसको लिख लिया। अब आपको पता है यहाँ पे P है, Q है, R है क्या? नहीं है। तो P लिख दिया, Q लिख दिया, उसके बाद नेगेशन वाला ढूंढो, नेगेशन P है, नेगेशन Q लिख दिया। उसके बाद पहला ये लिख दोगे, दैट इज P बाय कंडीशनल Q। इसके बाद फिर ये लिख दोगे P एंड Q। उसके बाद ये पूरा लिख दोगे, ये लिख दिया। उसके बाद ये पूरा जो है वो उठा के लिख दिया, ठीक है। और कभी भी याद रखना, जब पूछता है लॉजिकल इक्विवेलेंट तो आपको उन कॉलम्स के ऊपर ना कॉलम नंबर लिख देना होता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने ऐसे 8 कॉलम है उसके ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। अब आप देखोगे तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फिर Q हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स।
नेगेशन ऑफ पी कर दिया, नेगेशन ऑफ क्यू कर दिया। देखो ज्यादा मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि आप ये चीज समझते हो कि हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ा है और आपको ये सब चीज पहले से आता है। बस मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट भी है, रिपीटेड भी है, पीवाईक्यू भी है और कैसे क्वेश्चंस आए थे तो कैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद बाय कंडीशनल में आपको पता है ये सेम रहेगा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स वो लिख दिया। पी एंड क्यू कर दिया कि भाई ये दोनों एंड है तो ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, ठीक है ना, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। उसके बाद यहां पे नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का भी एंड कर दिया और फिर हमने लास्ट में इस कॉलम पी एंड क्यू को और ये वाला कॉलम इन दोनों को क्या कर दिया, और कर दिया। तो ये स्टेटमेंट आ गया। अब आपको चेक करना क्या था कि ये पी बाय कंडीशनल क्यू है, यानी जो इक्विवेलेंट का जो सिंबल होता है ना उसके इस तरफ ये है, दैट इज पी बाय कंडीशनल क्यू। कौन सा कॉलम है, ये वाला कॉलम, तो कॉलम नंबर 5 और पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये वाला कॉलम। तो अगर आपने इन दोनों को देखा कॉलम नंबर 5 एंड 8 को, तो इसका ट्रू है, इसका भी ट्रू है, इसका फॉल्स है, इसका भी फॉल्स है, इसका फॉल्स है, इसका भी फॉल्स है, इसका ट्रू है, इसका भी ट्रू है। मतलब आपका अकॉर्डिंग टू बोथ कॉलम जो ये है पी बाय कंडीशनल क्यू और पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू है, इन दोनों का इक्वल आ रहा है, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे को लॉजिकली इक्विवेलेंट है। हेंस प्रूव लास्ट में लिख देना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में पूछेंगे, लेकिन 3 मार्क्स में बड़े वाले पूछते हैं, लाइक उसमें आर भी रहेगा, ठीक है ना, तीसरा टर्म भी रहेगा, इसमें सिर्फ पी क्यू है, उसमें आर भी रह सकता है। अगला देखो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब आपको स्विचिंग सर्किट दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा कि इस स्विचिंग सर्किट से पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखो और सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद आपको स्विचिंग टेबल बनाना है और उसको इंटरप्रेट यानी रिजल्ट बताना है कि बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, वायर में से करंट पास होगा नहीं होगा। ये समझ में आया, बहुत इजी होता है। पहले मैंने क्या बोला, स्विचिंग सर्किट देखना है कितने हैं, S1 है, S2 है, उसके अलावा S3 नहीं है, मतलब P आएगा Q आएगा, ठीक है। तो S1 को P मान लिया, S2 को Q मान लिया, S1 डैश है, S2 डैश है, यानी P नेगेशन ऑफ P है, नेगेशन ऑफ Q है, तो वो भी लिख दिया। उसके बाद आपको सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना है, कभी भी याद रखना, पैरेलल में अगर कोई चीज है इसका मतलब और है, ये वाला सिंबल आ जाएगा। सामने सामने है, मतलब देखो ये बगल बगल में है तो वो एंड यूज होता है। तो S1 और S2 पैरेलल में है, मतलब P और Q जो होंगे वो और में आ जाएंगे। इसके जस्ट सामने है आपका एंड आ जाएगा, S1 डैश और S2 डैश, यानी कि ये दोनों भी नेगेशन P और नेगेशन Q आ जाएगा। तो ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म बन गया। अब इसी के हेल्प से हम बनाएंगे हमारा स्विचिंग टेबल, जिसको हम I0 या सॉरी 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रुथ टेबल बनता है वो ट्रू फॉल्स होता है, स्विचिंग टेबल में होता है, या फिर इनपुट आउटपुट टेबल जिसको बोलते हैं हम लोग 1 और 0 होता है। सिंबॉलिक फॉर्म ये रहा, P Q सेम जो ट्रुथ टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्विचिंग टेबल और ट्रुथ टेबल में। ट्रुथ टेबल में हम ट्रू फॉल्स करते हैं, तो P रहेगा तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स लिखते हैं। बस इसमें फर्क क्या है, इसमें 1 1 0 0 1 0 1 0, ट्रू के जगह पे 1, फॉल्स के जगह पे 0, बाकी सब मेथड सेम, एंड करने का और करने का, कंडीशन लगाने का, सारी चीज सेम। तो ये हो गया नेगेशन ऑफ P, इसका उल्टा 0 हो जाएगा, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1। नेगेशन ऑफ Q इसका हो जाएगा, P और Q क्या होता है अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल, P और Q क्या आता है कि जब आपका फॉल्स रहेगा तो आपका फॉल्स होता है, करेक्ट है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, देखो किसका है, P और Q का, तो P और Q का देखो दोनों फॉल्स है, मतलब दोनों 0 है तो 0 आया, बाकी दोनों 0 है क्या, कोई नहीं, तो सब 1 आ गए। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार से करना है, सेम आगे कर दो और लास्ट का कॉलम आप लोग कर लेना है। ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, स्विचिंग टेबल बनाना है, ठीक है, फिर रिजल्ट बताना है। तो लास्ट में आप देखोगे तो लास्ट के कॉलम में सब 0 आया, लास्ट के कॉलम में सब 0 आया, इसका मतलब दो चीज होता है, एक तो है वो कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, क्या है वो, हियर ऑल द वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर 0, इसका मतलब वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि पता लगाओ कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि टोटोलॉजी है कि आपका कंटिंजेंसी है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सब 0 आएंगे, टोटोलॉजी मतलब सारे 1 आएंगे, और मिक्स आया 1 0 0 1, ऐसा कुछ तो मिक्स अगर आ रहा है, 1 भी आ रहा है 0 भी आ रहा है, कैसे भी फॉर्म में आए तो वो होता है कंटिंजेंसी। तो यहां पे सब कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब मेरा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, यानी करंट विल नॉट फ्लो, ये याद रखना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, ठीक है। फिर ऐसा क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछता है, क्या बोल रहा है कि गिव एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सर्किट, ठीक है ना। आपको एक सर्किट दिया रहेगा और बोलेगा कि वो सर्किट जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, आपको सॉल्व करना है और उसको सिंपल सर्किट में बनाना है, मतलब आपको एक और सर्किट बनाना है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। ये क्वेश्चन याद रखना, अगेन 4 मार्क्स से कैटेगरी में पूछता है ये क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है कि स्विचिंग सर्किट नया बनाओ और उसमें मिनिमम होना चाहिए स्विचेस। तो सबसे पहले आप ये जब देखोगे, सेम मेथड सेम रहेगा कि ये S1 है, इसके सामने S2 डैश है, मतलब P एंड नेगेशन ऑफ Q, फिर यहां पे नेगेशन P एंड Q, यहां पे नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q लिख दिया देखो, और सबके बीच में पैरेलल है, मतलब बीच बीच में V आएगा, यानी V मतलब और, ठीक है, वो आएगा। ये आ गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। तो इस तरीके से आपने क्या बना लिया, ये सिंबॉलिक फॉर्म बना लिया। अब आपको यहां पे कुछ भी नहीं बोला है कि आपको ट्रुथ टेबल इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसे में क्या करना है, जब भी खासकर, या माइंड में डाल लो, जब भी खासकर आप लोग को अगर क्वेश्चन आता है जिसमें एक सर्किट दिया है दूसरे छोटे सर्किट को बनाने बोलता है उसी से, तो आपको यूज करना है लॉ का, ठीक है ना। लॉ होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, पता है ना, ये सब जो लॉ होते हैं इसका इस्तेमाल करना है। तो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म लिया,
अब इसको सॉल्व करना, कैसे करोगे ध्यान दो। सबसे पहले आप देखोगे कि क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो इसमें नेगेशन पी एंड है, इसमें भी नेगेशन पी एंड है। तो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल से इनको एक कॉलम में डाल दिया, ये अलग रखा और देखो सेम ये रखा, उसके बाद नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इन दोनों को अलग से एक ब्रैकेट में ले लिया। और अलग से कोई ब्रैकेट लेता है तो उसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों क्या बताता हूं, क्योंकि ये तो सेपरेट मेरा आएंगे, लेकिन इनमें से मैं सिर्फ नेगेशन पी और एंड को कॉमन निकालूंगा जो दोनों में है। तो इधर बचेगा क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू। तो इसको मैंने क्या किया, कॉमन निकाला। तो जब कोई चीज कॉमन निकलती है या फिर अंदर मल्टीप्लाई होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे होता क्या है, ये वाला सेम है, लेकिन ये Q और नेगेशन ऑफ Q, कभी भी कोई दोनों चीज सेम आए, बस उसका नेगेशन है और बीच में और दिया होगा, तो याद रखना ऐसे में कॉम्प्लीमेंट लॉ लगता है। और कभी भी Q और नेगेशन ऑफ Q आया या फिर P और नेगेशन ऑफ P आया तो उसका वैल्यू ट्रू होता है, यानी इस पूरे का वैल्यू ट्रू हो गया बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। और ये सेम टू सेम हमने आगे का लिखा है। अब देखो P एंड नेगेशन Q है, बीच में और है, नेगेशन ऑफ P एंड T है, याद रखना क्या बोल रहा है, नेगेशन ऑफ P एंड T। तो कोई भी चीज जब एंड होता है ट्रू के साथ तो वो वही हो जाता है, यानी कि अगर कोई राहुल है वो एंड हो रहा है ट्रू के साथ तो वो राहुल ही रह जाएगा। वैसे ही नेगेशन P एंड है ट्रू के साथ तो वो नेगेशन P ही रह जाएगा। तो ये आपका कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी पहचानने वाला लॉ, यानी आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, बहुत ईजी है। अब ये आ गया। अब इसमें आप देखोगे एक चीज कि ये नेगेशन P है ना, इसको मैं क्या करता हूं, अंदर मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये P एंड ये नेगेशन ऑफ P, सॉरी ये P और, माफ करना ये बाहर और है ना, तो P और नेगेशन ऑफ P हो जाएगा। वैसे ही बीच में एंड ये वाला और नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P आ जाएगा। अब यहां पे भी आप देखोगे, और मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, तो मतलब अगेन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और इसके पास से देखोगे आप, देखो यहां पे ध्यान से, ये दोनों सेम है नेगेशन में और बीच में और है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखो ट्रू हो गया, कौन सा लॉ, लिखा नहीं है क्या, कौन सा लॉ, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है ना, कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। लिखा करो, लॉ बहुत लिखना जरूरी है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया, बाकी एंड और ये वाला स्टेटमेंट सेम रखा। अब जैसे मैंने बोला कोई भी चीज एंड होगा ट्रू के साथ तो वो वही रह जाता है, मतलब समथिंग एंड ट्रू, तो ये पूरा सेम टू सेम आ जाएगा। इसको बस सीधा कर दो, नेगेशन Q बाद में आएगा, मतलब पहले P आएगा ना, तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q आ गया, और ये आ गया कम्यूटेटिव लॉ के हेल्प से। अब इसको और ज्यादा छोटा नहीं कर सकता, अब इसी के हेल्प से आप सर्किट टेबल बना दो, स्विचिंग सर्किट बना दो कि नेगेशन ऑफ P मतलब एक लाइन रहेगा, उसमें एक स्विच रहेगा और उसके पैरेलल में एक और रहेगा, तो उसको S1 डैश मान लो, P को मैंने क्या मान लिया, S1 मान लिया, Q को S2 मान लिया, नेगेशन ऑफ P को S1 डैश मान लिया, नेगेशन ऑफ Q को S2 डैश मान लिया, तो ये आपका S1 डैश पैरेलल में S2 डैश हो जाएगा। स्विचिंग सर्किट में आपका बैटरी होना जरूरी है, की होना जरूरी है और आपका लैंप होना जरूरी है, ये सर्किट बन जाएगा। और सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो हमने लिख के दिखा दिया यहां पे। इस तरीके से आपका अगर आप सॉल्व कर पाते हो, मैं गारंटी देता हूं 4 में से 4 मिलेंगे। और छोड़ना मत ये क्वेश्चन बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके ऑप्शंस में होते हैं, लेकिन अगर आप उस चीज में फंस गए, ये बहुत ईजी है, ये कर सकते हो, तो फंसना नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 वगैरह में आए हुए क्वेश्चन है, देखो 1-1 मार्क्स की कैटेगरी में। डुअल पूछता है, डुअल आपको पता ही ना, कॉन्ट्राडिक्शन टोटोलॉजी हो जाता है, ठीक है, और आपका जो और है वो एंड हो जाता है। तो टी का हो जाएगा सी कॉन्ट्राडिक्शन, और का हो जाएगा एंड, ठीक है, पी और क्यू का हो जाएगा पी एंड क्यू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, याद रखना। डुअल, डुअल में सिर्फ क्या होता है, एंड और होता है, सी टी होता है, टी सी होता है, बस इतना याद रखना, कोई निगेशन नहीं होता, निगेशन इज अलग चीज। यहां पे ऐसा आ सकता है कि राइट द ट्रुथ टेबल, 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 4 एक प्राइम नंबर है, याद रखो 64 परफेक्ट स्क्वायर, 4 एक प्राइम नंबर है, मतलब आपको ट्रुथ वैल्यू बताना है। आप, मुझे पता है कि 64 को एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसको मैं P मान लेता हूं, वैसे ही 4 एक प्राइम नंबर है, उसको मैं Q मान लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए P मान लिया, बीच में एंड है तो एंड लिख दिया, और Q हमने इसको माना था, इसको Q ले लिया, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। लेकिन मुझे पता है P का वैल्यू 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है, तो P का वैल्यू ट्रू हो जाएगा। 4 एक प्राइम नंबर है क्या, नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं होता, मतलब वो फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। आगे आंसर हमारा यही निकालना था बस। तो 1 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगला चलेंगे, इफ P एंड Q इज फॉल्स, P कंडीशनल Q इज F, देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर डैश। ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, क्या बोल रहा है कि P एंड Q का वैल्यू फॉल्स है, P कंडीशनल Q का वैल्यू फॉल्स है। तो सबसे पहले मुझे पता है P और Q है ना, तो मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा P और Q के लिए। तो P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये बना दिया। P एंड Q दिया है और P कंडीशनल Q दिया है, ये दोनों लिखो। P एंड Q क्या होता है, ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। P एंड Q के लिए ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू, लिख दिया। अब आप ये चेक करो कि P एंड Q F किधर है, तो P एंड Q के कॉलम में F ये रहा, और P कंडीशनल Q में F किधर है, तो ये रहा। अब इसके लाइन में P और Q का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू ट्रू है, Q का वैल्यू फॉल्स है, मतलब ट्रू फॉल्स। ऑप्शन में ट्रू फॉल्स किधर है, ट्रू फॉल्स, ये रहा।
इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं यही आएगा। अगेन मैं आपको बताता हूं, हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ये हम बोल नहीं सकते कि यार एज इट इज आएगा, आ भी सकता है, प्रैक्टिस किए रहोगे यही आ गया मजा आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आया, इसके जैसा आया तो भी आप कर पाओगे, इतना कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसी के लिए एक लाइक तो यार डिजर्व करता हूं। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने सभी मैथ्स के दोस्तों के साथ जो बच्चे डरे हुए हैं मैथ्स में। और मैं आपको तरीका बता चुका हूं ऑलरेडी, स्ट्रैटेजी वीडियो जाके देखना कि पास होना कितना आसान है, जाके चेकआउट करो। राइट द स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, क्या बोल रहा है? सिंबॉलिकली लिखना है, कुछ नहीं। नागपुर महाराष्ट्र में उसको पी मान लो, चेन्नई तमिलनाडु में क्यू मान लो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। बीच में है एंड, तो मतलब पी एंड क्यू हो जाएगा। नागपुर महाराष्ट्र में है ट्रू है, चेन्नई तमिलनाडु में है ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। तो देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रहा है? बहुत इजी। क्या बोल रहा है? 2 मार्क्स की कैटेगरी में, इफ पी क्यू ट्रू है, आर एस फॉल्स है, फाइंड ट्रुथ वैल्यू। तो पी और क्यू की जगह पे टी टी लिखते जाओ, जहां पी दिखा वहां टी लिखो, क्यू लिखा टी लिखो, जहां पे आर और एस दिखा वहां पे फॉल्स लिखो। देखो ठीक है, जहां पे एस आर दिख रहा है वहां पे फॉल्स लिखो, बस और कुछ नहीं करना है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेगेशन ऑफ टी फॉल्स होता है, एंड है ट्रू है, एंड है नेगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू होता है, बीच में और है, ये टी का टी रहेगा। ठीक है, ये पूरा जो है आपका, ठीक है, देखो ये नेगेशन ऑफ फॉल्स और नेगेशन ऑफ फॉल्स, तो ये नेगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू हो गया, और है ये फॉल्स वैसे का वैसे, ये पूरा टी बाय कंडीशनल टी ट्रू ही होता है ना, ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये पूरे का वैल्यू ट्रू हो गया, ये कंडीशनल ये आ गया और इसका वैल्यू ये आ गया। अब देखो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है तो फॉल्स एंड ट्रू हो गया, बीच में और है ट्रू बाय कंडीशनल समथिंग, तो कोई भी ट्रू के साथ अगर कोई भी चीज रहे, अगर वो फॉल्स नहीं है तो वो ट्रू आ जाता है, तो ट्रू बाय कंडीशनल ट्रू हो गया। इसका भी वैल्यू ट्रू हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू होता है, खत्म। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितना बेहतरीन तरीके से पूछा, करा दिया। ये देखो अगेन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या बोल रहा है? 3 4 3 5 7 9 11 12 डिटरमाइन ट्रुथ वैल्यू, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x + 8 इज ग्रेटर देन 42। मतलब देयर एग्जिस्ट बोला, मतलब कोई एक वैल्यू आया तो भी चलेगा, तो आपको कोई भी वैल्यू एक एक करके सॉल्व करना है। 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, तो मैंने सब करके देख लिया, नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। 11 लिया, 11 लेके भी नहीं आ रहा है, 12 ले लो, तो x जब 12 डाला इसमें तो 3 12 36 + 8 कितना होता है? 44। तो 44 बड़ा आ गया ना, मतलब कोई एक तो वैल्यू ऐसा आया ना जो 42 से बड़ा है, इसका मतलब 12 मेरा इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि x = 12 सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ 3x + 8 ग्रेटर देन 42। इसका मतलब x मेरा आता है 12 बिलोंग्स टू a में, इसका मतलब ट्रुथ वैल्यू जो है वो इसका ट्रू है, क्योंकि एक ही बोला था। अगर यहां पे a बोला होता, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता, यहां पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता, तो इसका वैल्यू गलत आ जाता, फॉल्स आता था ट्रुथ वैल्यू, लेकिन ये है, इसके लिए आप बोल सकते हैं कि ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न। आपको एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया रहेगा और उसका सिर्फ आपको क्या निकालना है? स्टेटमेंट पैटर्न का कंस्ट्रक्ट करना है ट्रुथ टेबल को। पी एंड क्यू है, मतलब पी है क्यू है, तो पी और क्यू लिख दिया, उसके लिख दिए वैल्यूज, उसके बाद पी कंडीशनल क्यू लिख दिया, फिर इस पूरे का क्यू के साथ लिख दिया और इस पूरे को लिख दिया, खत्म। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्या होता है? पी कंडीशनल में ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, बराबर, बाकी सब ट्रू हो गए। फिर ये वैल्यू इसके साथ क्या करना है? एंड करना है, तो एंड में क्या होता है? ट्रू 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 ट्रू, बाकी सब फॉल्स। लास्ट में इस कॉलम का पी के साथ कंडीशनल करना है, मतलब ट्रू फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, तो ट्रू ये फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब वैल्यू ट्रू। आ गया, खत्म। 2 मार्क्स मिल गए फुकट। देखो कितना इजी है। कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट, अगेन मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा, स्टेटमेंट पैटर्न सिंबॉलिक फॉर्म का मान लो, P रहेगा S1 मान लो, Q रहेगा S2 मान लो, R रहेगा तो S3 मान लेना, लेकिन R नहीं है, नेगेशन P है तो नेगेशन P का हो जाएगा, P को अगर आपने S1 माना है तो नेगेशन P क्या हो जाएगा? S1 डैश, वैसे नेगेशन ऑफ Q S2 डैश मान लिया। स्विचिंग टेबल कैसे ड्रॉ होता है? अगेन पहले P एंड Q है, तो P एंड Q मतलब एक चीज है उसके सामने दूसरा चीज रहेगा, तो एक स्विच उसके सामने दूसरा स्विच, P को S1 माना है, Q को S2 माना है, डाल दिया वैल्यू, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, क्योंकि और है तो और में एक पायदान नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद क्या है? सिर्फ अकेला नेगेशन P है, मतलब S1 डैश है अकेला, लिख दिया। फिर एक और नीचे आ गया, उसमें आ जाओ, P एंड नेगेशन ऑफ Q है, तो एक रहेगा S1 और एंड में मतलब आगे, और नेगेशन Q मतलब S2 डैश, ये लिख दिया। अभी आपका 3 कॉलम का ये बन गया। अब लेकिन ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए बीच में से एक वायर खींच लो, इसमें आपका लैंप लगा दिया, बैटरी लगा दिया, खत्म, घूम गया आपका सर्किट, बन गया आपका सर्किट। क्या चाहिए बोलो? इतना सिंपल है बच्चा कि अगर आप करोगे ना इतना मजा आ जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। नेक्स्ट, राइट कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। मुझे पर्सनल फीलिंग लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, इनवर्स का, कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव का, यही एग्जैक्ट आएगा, ये नहीं बोल रहा हूं, आ सकता है ये टॉपिक, और इसके ऊपर जितने भी आपके कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव इसको कर लेना, लेकिन ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, इसको देख लो। x लेस देन y है, x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, x y बिलोंग्स टू r। अब यहां पे देखो, इस वैल्यू को मैंने p मान लिया, इस वैल्यू को मैंने q मान लिया। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? इफ देन है, मतलब p कंडीशनल q, बराबर, इफ देन में यही होता है। आ गया। अब कन्वर्स का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया, सबसे पहले हम कन्वर्स लिखते हैं। कन्वर्स में क्या होता है?
बस P और Q आपस में एक दूसरे का कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी जगह चेंज कर लेते हैं। तो P की जगह पे Q लिख दो, Q की जगह पे P लिख दो। तो होगा क्या कि Q क्या है मेरा x स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा इफ x स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन ये x लेस देन वाई, ये हो गया कन्वर्स। उसके बाद आता है इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, जो भी आपका सिंबॉलिक फॉर्म है उसके आगे बस नेगेशन लगा दो। तो ये P बाय कंडीशनल P कंडीशनल Q है, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q। तो बस फर्क क्या हो जाएगा, P क्या है आपका x लेस देन y, तो x लेस देन y का नेगेशन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो यहां पे आ जाएगा P की जगह पे x ग्रेटर देन इक्वल टू y, देन Q क्या है, x लेस देन y स्क्वायर है, तो इसका नेगेशन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर, खत्म। ये हो गया इनवर्स। और एक होता है तीसरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब कन्वर्स का नेगेशन कर दो। तो Q कंडीशनल P है ना, इसको हो जाएगा नेगेशन Q कंडीशनल नेगेशन P। बस Q का वैल्यू नेगेशन Q कर देना, यानी ग्रेटर देन y स्क्वायर नेगेशन P का x ग्रेटर देन इक्वल टू y, खत्म। बताओ मुझे कितना इजी है, सिंपल है कि नहीं, समझ रहा है बच्चा। तो इस तरीके से एग्जांपल पूछे अगर जाते हैं, मुझे बताओ कमेंट करके कि क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि ये जो 8 मार्क्स का वेटेज का चैप्टर है, क्या 8 में से 8 स्कोर नहीं कर सकते। और अगेन मैं आपको ये 10 बार बता चुका हूं कि अगर आपको सिर्फ पास होना है, 20 में से कोई भी बच्चों को स्कूल में से यानी कॉलेजेस में से 18-19 मार्क्स मिल जाते हैं, मैं मिनिमम 18 पकड़ के चल रहा हूं, और आपको पास होना है तो सिर्फ आपको 80 में से 17 मार्क्स निकालने हैं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। 17, अगर सिर्फ मैं पास होने वाले बच्चों को बता रहा हूं जो एकदम ऐसा लगता है कि सर मैंने पूरे साल में एक वर्ड नहीं पढ़ा लेकिन हमें सिर्फ पास होना है, बता दो। तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आपको 18 तो मिनिमम स्कूल से मिल जाएंगे, कॉलेज से मिल जाएंगे, देते हैं वो लोग यार, वो लोग भी चाहते हैं आप पास हो जाओ, करेक्ट है। तो 17 मार्क्स आपको अगर निकालने हैं 80 में से, तो 8 मार्क्स तो सिर्फ लॉजिक से ही मिल जाएंगे इस चैप्टर से। मैट्रिसेस के 6 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर है जो बहुत ईजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एलपीपी कर लेना, ये मैंने आपको बताया था। अगर आप चैप्टर नंबर 3 करते हो इस चैप्टर इस मैथ्स 1 का, तो वो भी आपके लिए बहुत ईजी है। और पार्ट 2 में से चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, इतने इजी चैप्टर्स है, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3-4 चैप्टर्स अगर आप कर लेते हो तो भी आपके 20 मार्क्स के आपसे आराम से आ जाते हैं। लेकिन करना बहुत जरूरी है, हर टाइप के एग्जांपल्स आपको आना चाहिए, तब आप पास होगे। बाकी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं करने के लिए, जो बस 35 निकालना चाहते हैं। बाकी के लिए ऑलरेडी बताया हुआ स्ट्रैटेजी वीडियो जाके देख लो, ऑलरेडी कंप्लीटेड है। और सब थियरम वीरम देख लेना, जो कि 2 वीडियो थियरम के ऊपर है, एक वीडियो ऑलरेडी जा चुका है और शायद एक वीडियो आ रहा होगा, आप चेकआउट करते रहो, हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन को चेक करते रहो कि कैसे कैसे टाइप के वीडियोस आ रहे हैं, वो सभी वीडियोस अगर आप देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म जो है सर्किट का आपको बनाना है, स्विचिंग टेबल बनाना है, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म सर्किट आपको दिया है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, टेबल बनाओ और इंटरप्रेट करो रिजल्ट को कि क्या वो बल्ब जलेगा, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो ये दिया हुआ है, सबसे पहले ये P और Q हो जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q आ जाएगा। लिख दिया, देखो सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया, लेट करके ये लिखना बहुत जरूरी है, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया। अब टेबल बनाओगे, इसमें S3 नहीं है मतलब PQ ही है, तो 1 1 0 0। और याद रखना कभी भी ये टेबल सर्किट वाला आया तो ट्रू फॉल्स लिख के मत आना, पूरा गलत हो जाएगा सही भी करके आओगे तो। 1 0 1 0 लिखना, समझ रहे हो। तो 1 1 0 0 0 1 0 1 0 सेम नेगेशन P हो जाएगा, P और Q, ठीक है ना। इसमें सिंबॉलिक फॉर्म से देख के आता है ना ट्रूथ टेबल बनाने, तो P और Q आ गया पहले, फिर नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q आ गया, और फिर बाद में पूरा आ गया। लास्ट में जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में 0 0 0 सब वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, 0 है, मतलब करंट विल नॉट फ्लो, बल्ब विल नॉट ब्लो, ठीक है। मिल गया 3 मार्क्स, बताओ फटाफट से कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि भाई टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कंटिजेंसी क्या होता है। ये ऑलरेडी मैंने समझाया था कि अगर कोई भी ट्रुथ टेबल मतलब कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, उसका आपने ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लिया, लास्ट का कॉलम चेक करना है, उसमें सारे वैल्यू ट्रू है तो टोटोलॉजी, सारे वैल्यू फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और सारे वैल्यू मिक्स है जैसे ये आ रहा है तो ये कंटिजेंसी हो जाएगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखोगे तो आर दिया है, इसके लिए 8 बना, तो ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये ऐसे 8 वाले बनते हैं जब आर दिया होता है, यानी तीसरा वैल्यू दिया रहता है तो, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लो यार, बहुत तगड़ा चांसेस है इस बार आने का। नेगेशन ऑफ P और Q है और नेगेशन ऑफ P एंड Q है, ये इसको प्रूव करना है इसके बराबर। सेम आपको जो कॉलम्स है उसको एक एक करके प्लॉट करते जाओ, कर दिया। उसके बाद ये प्रूव करना है कि ये सारा वैल्यू जो कि है आपका कौन सा, ये वाला नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q, इसको प्रूफ करना है नेगेशन P के साथ, यानी कि आपको सातवां और तीसरे को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने तीसरा सॉल्व किया, ये वैल्यू आया, और सातवां का जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया, दोनों के हिसाब से ट्रू है। और इसमें कॉलम नंबर लिखते हैं, पता है ना, इक्विवेलेंट प्रूफ करने आया तो कॉलम नंबर लिखना, तो हम लिख सकते हैं लास्ट में कि आप 3 कॉलम देख लो और 7 कॉलम देख लो, दोनों के वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को इक्विवेलेंट है, लॉजिकल इक्विवेलेंट है, हेंस प्रूफ करके लिख देना। मस्त क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के कैटेगरी में पूछता है, मजा आ जाएगा यार आप लोगों को, ठीक है। फिर देखो सिंप्लीफाई गिवन सर्किट, आपको क्या बोलेगा, सिंप्लीफाई गिवन सर्किट, एक सर्किट को सिंप्लीफाई करके छोटा बनाना है और कंक्लूजन लिखना है, बहुत इजी। ये हो जाएगा P
ठीक है, समझ में आ रहा है? P एंड हो जाएगा क्योंकि सामने है, एंड ऊपर गया यहां पे मतलब नेगेशन ऑफ P और हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q, फिर एंड हो जाएगा Q। ये सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया। अब इसके हेल्प से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और जब भी आपको ये आएगा सिंप्लीफाई आएगा तो आपको ये लॉ का इस्तेमाल करना है। देखो मैंने कैसे किया है, ठीक है, ये लॉ का इस्तेमाल करना है। जब हमने लॉ का इस्तेमाल करके सॉल्व किया तो लास्ट में फॉल्स आया, इसका मतलब हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा, हमेशा याद रखना। तो ये देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसको देख लो, बहुत इजी है। अगेन मैं कई बार इसको पढ़ा चुका हूं हमारे वन शॉट वीडियोस में भी और लेक्चर वीडियोस में भी। जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़ते हैं हमारे चैनल पे, अगेन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, मुझे पता है काफी ऐसे लोग मैं देखा हूं, मैं कमेंट्स में भी देखा हूं कि सर योर चैनल इज वेरी अंडररेटेड, लेकिन बहुत इससे समझ में आता है, बहुत कंसेप्ट मिलता है और एग्जाम में भी बहुत मदद होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो केमिस्ट्री का पेपर लिख कर आए और उनके कमेंट सेक्शन में मैंने जब देखा, मतलब हमारे मैथ्स के इसमें भी देखा, कमेंट सेक्शन में कई सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला कि सर आपने जो केमिस्ट्री के लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए या फिर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट पढ़ा है, वो सारे कंसेप्ट हमें यूज हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मैं कहीं पे भी मैं आपको इस चीज के बारे में बोलता हुआ नजर नहीं आऊंगा, लेकिन अगेन आप खुद समझदार हो, आप खुद जज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो बच्चे बोलते हैं कि अंडररेटेड चैनल है, यस, क्योंकि लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल लाइमलाइट में ला सकते हो। और अगेन जो कंसेप्ट और जो वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं चाहता हूं कि आप लोग बस पढ़ाई करो यार, ठीक है, बाकी सब चीज छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि आपके लाइफ में आपके करियर बनाने के लिए और कोई नहीं आएगा, आपको खुद बनाना आपका करियर। तो ये आपको मेच्योरिटी के हिसाब से समझ में आना है, आप खुद 18 साल के हो गए हो, ठीक है ना, दुनिया में क्या चल रहा है ये सब चीज छोड़ दो, बस अब मन लगा के पढ़ाई करो और कुछ नहीं करना है आप लोग, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ो बस। नेक्स्ट, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट P and Q और नेगेशन ऑफ P and Q और P and नेगेशन Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू दिस, प्रूफ करना है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, लॉजिकल इक्विवेलेंट आया प्रूफ करने के लिए, तो याद रखना ट्रुथ टेबल नहीं बनाना है, लॉ का इस्तेमाल करना है। तो यहां पे सबसे पहले LHS ले लो, इसको बाद में रखना, पहले LHS ले लिया, इसको सॉल्व किया। अगेन इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, कंप्लीमेंट लॉ लगाया, बहुत इजी होता है सॉल्व करना, बस आपका दिमाग लगना चाहिए। और अगेन जो भी एग्जांपल्स करा रहा हूं बस उन्हीं को प्रैक्टिस कर लो। लास्ट में आ गया Q और P, या फिर इसको सीधा कर लूंगा तो P और Q हो जाएगा। तो P और Q मतलब क्या, यही है, आ गया, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। समझ रहे हो बात को? तो बस स्क्रीनशॉट लेते जाओ और बस प्रैक्टिस करते जाओ। तो यही सब चीज मुझे आपको बताना था चैप्टर नंबर 1 से। और ट्रस्ट मी, ये जो भी बच्चे ने इतना भी देख लिया ना, और इतना कितने एग्जांपल कराए, लगभग 20 पेज लेकर आया था, मतलब हर पेज में एक एक दो दो एग्जांपल थे। मतलब मैंने आज लगभग 20-22 एग्जांपल सिर्फ चैप्टर 1 से करा दिया, वो भी कितने में, 27 मिनट के अंदर। और अभी चैप्टर नंबर 2 की बारी है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो के अंदर दोनों चैप्टर कवर कराने वाला था, ऐसा मैंने बोला था। तो जो बच्चा यहां पे आप देख चुके हो, बच्चों को बताओ, बाकी बच्चों को बताओ कमेंट के माध्यम से कि यार ये वैल्यू कितना वैल्यूएबल है, ये वीडियो कितना वैल्यूएबल है, ऐसा बोलो, नीचे कमेंट में लिखो कि बाकी बच्चों को पता चले कि हाँ, कमेंट सेक्शन आते हैं ना पढ़ने के लिए बच्चे, कि यार क्या आया है। तो जब बच्चे ने अच्छा कमेंट लिखा होता है तो वो बच्चे वीडियो पूरा देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लिखो इस कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये वाकई में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, खासकर ये 2 चैप्टर के लिए। और ऐसे और भी वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड होंगे आपके एग्जाम्स के पहले तक, डोंट वरी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको मैं करता हूं एग्जिट, क्योंकि अब मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं चैप्टर नंबर 2, जो 12th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, एक बहुत ही जरूरी चैप्टर, ठीक है, मैट्रिसेस। लेकिन काफी ऐसे बच्चे हैं जो इस चैप्टर को सोचते हैं इग्नोर करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है, देखो मैं बताता हूं, कॉमन सी बात है, मैथमेटिकल लॉजिक बहुत इजी है, आराम से कर लेते हो, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, लेकिन है इजी। लेकिन अगर आप मैट्रिसेस की बात करते हो तो मैट्रिसेस जो है ये भी बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग है। इफ रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लाइक अगर आपको इनवर्स निकालने आ गया, रिडक्शन निकालने आ गया, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं। लेकिन जो बच्चे ने प्रैक्टिस किया है, जो बच्चों को पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, वो फटाफट सॉल्व करेगा। और जहां पे आप अटक रहे थे बाकी के इसमें, लाइक वेक्टर्स का सम आ गया, उसमें अटक के रहेगा, यार कैसे सॉल्व करूं, कैसे कुछ टफ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक के आ गए, तो बहुत फंस जाते हैं बच्चे। तो आपको ये चैप्टर्स बिल्कुल ऑप्शंस में काम आएंगे। और अगेन मैं बोलूंगा कि यार ये चैप्टर्स देखोगे तो सबसे पहले टूट पड़ो इसके ऊपर और फटाफट से जितना जल्दी सॉल्व करके खत्म कर सकते हो और अपने 14 मार्क्स को फिक्स कर सकते हो वो कर लो। क्योंकि यहां पे अगर आप 14 मार्क्स का वेटेज है दोनों चैप्टर को मिला के, 14 में से अगर आप 12 मार्क्स भी पकड़ लेते हो तो बस आपको 8-9 मार्क्स इधर उधर से करके निकालने हैं। और एमसीक्यूज पता है ना, मार्क्स देके जाता है, सिर्फ ऑप्शन लिखना होता है, तो हो जाता है जुगाड़ उसका, मुझे पता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगर कर लोगे 20-22 मार्क्स अगर आपको मिल जाता है, वहां पे 18 मार्क्स भी मिलते हैं, तो आपके 40 मार्क्स बन जाते हैं और आराम से पास हो जाते हो। लेकिन जो बच्चा सिर्फ पास होने के लिए आ रहा है उसके लिए बता रहा हूं, लेकिन जो अच्छा पढ़ना चाहता है, अच्छे मार्क्स निकालना चाहता है, वो पूरा प्रैक्टिस करे, अच्छे से करे, सारे चैप्टर्स भी पढ़ा रखे हम लोग ने, सारी चीजें हैं। अब देखो चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस में अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है, 2 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, देखो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए 2x2 ही पूछेगा। अब इसको मान लेना है कि लेट a इज इक्वल टू दिस, आपने मान लिया कि a का वैल्यू ये है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, एडजॉइंट। याद रखना
एडजॉइंट का एक फॉर्मूला है, बस उसको याद रखो कि एडजॉइंट का मतलब ये होता है कि जब आपका कोफैक्टर्स आता है, ठीक है, उसका आप ट्रांसपोज निकाल लो। ठीक है, क्या निकाल लो? ट्रांसपोज निकालो। कैसे बताता हूं, सबसे पहले आपको लिखना है एलिमेंट, फिर माइनस, फिर कोफैक्टर। एलिमेंट मतलब ये a11 है, ये a12 है, ये a21 है, ये 22 है, लिख दिया। उसका वैल्यू क्या है उसके सामने, a11 2 है, a12 आपका -2 है, a21 4 है, a22 3 है, लिख दिया। माइनस क्या होते हैं, बस वहां पे हाथ रखना है, m11 माइनर के लिए m11 लिखोगे, 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दिया तो क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, m12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा, 4 बचा। तो ऐसे लिख देना आपको। और कोफैक्टर्स का फॉर्मूला है a, दैट इज a11 a12 a21 a22 के लिए फॉर्मूला है -1 रेज़ टू i प्लस j। i j क्या होता है, ये आपका i, ये आपका j, 11 मतलब i1 j1, ऐसा i प्लस j। तो i प्लस j करना है मल्टीप्लाई बाय उसका माइनर यानी mij। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ये a11 का वैल्यू निकालना चाहते हो तो -1 फॉर्मूला है रेज़ टू 1 + 1, ये यहां से आएगा 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय उसका माइनर का वैल्यू क्या है, 3, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, सॉल्व किया, 3 आ गया। उसी प्रकार a12 निकालना है तो -1 रेज़ टू ये दोनों का प्लस यानी 1 + 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय उसका माइनर का वैल्यू जो कि 4 कर दिया। तो इस तरीके से आपके चारों कोफैक्टर आ जाएंगे। और एक बार कोफैक्टर आ गया उसको आपको लिख देना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आप लिख दोगे, कैसे लिखोगे याद रखना, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमेशा याद रखना कॉलम के अपना रो के हिसाब से जाता है, 3 - 4, तो 3 लिखा, फिर उसके बगल में -4 आएगा, क्योंकि देखो ये a11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, वैसे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा तो 3 - 4। कुछ बच्चे कैसे गलती से लिख देते हैं कि ये 3 है, ये नीचे -4 है, फिर 2 है और 2 है, तो ये जो लिखोगे ना ये डायरेक्ट आपका क्या आपने निकाल दिया, मतलब इत्तेफाक से ये राइट हो जाएगा, बट किसके लिए हो जाएगा, आपका डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा। देखो एडजॉइंट का वैल्यू, लेकिन अगेन मैंने बोला कि सबसे पहले आप कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखना सीखो, वो बहुत अच्छी आदत रहेगी आपकी। तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखा और फिर आपको एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट का मतलब होता है कि इस कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम रो। तो आपका 3 - 4 जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, तो 3 - 4 और ये 2 2, तो मतलब कुछ भी लिखो फर्क तो पड़ता नहीं है, वैसे 2 2 आ गया आपका, रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम रो। तो ये इस तरीके से एडजॉइंट निकलता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को करने में, डेफिनेटली एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है। इसके अलावा इनवर्स निकालने के लिए अगर आएगा, बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए पूछेगा भाई, देखो पूछा भी है 2025 में, ऐसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सिंपली ए मान लो, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको ए मान लो, आपको क्या यूज करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन टाइम कंज्यूमिंग लेकिन इजी। आपको कभी भी इनवर्स निकालने बोलता है तो इनवर्स का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है इनवर्स का फॉर्मूला, याद रखना a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आपका जो a का वैल्यू है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स का वैल्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। लेकिन पहले ए इनवर्स निकालने, कोई भी मेथड से पूछेगा ना, इनवर्स निकालने के पहले आपको एक चीज जरूर करना है, जो कि है चेक करना है कि वेदर ए इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। तो उसके लिए आपको इस मैट्रिक्स का, जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका आपको निकालना है डिटरमिनेंट। तो आप कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट तो आता है यार, क्या ही बताऊं, cos थीटा, फिर आपका ये मल्टीप्लाई बाय माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये कर लिया, फिर बीच में माइनस आता ही है पहले से, लेकिन ये माइनस दिया इसके लिए प्लस हो गया, तो साइन थीटा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आ गया, और लास्ट में ये 0 है तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू आ गया 1, मतलब ये 0 है क्या, नो। तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा, अगर 0 आया, याद रखना अगर 0 आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब आगे आप सॉल्व ही मत करो। लेकिन अगर ए का वैल्यू कुछ भी आ रहा है, वो 0 नहीं आ रहा है, तो आप लिख दो कि हाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए आपने ये फॉर्मूला लगाया। इसमें ए का वैल्यू ये रहा, ए इनवर्स लिख दिया इज इक्वल टू आई। अब बस इस ए को आपको चेंज करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, और इसको बनाना है इसके जैसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बनाना है। तो आप इसमें कुछ भी लगा सकते हो, आपने R1 को cos थीटा से डिवाइड किया तो ये 1 हो जाएगा, तो आपने जो भी आपसे 1 पड़ा, आप देखो ये स्टेप्स रट्टा नहीं मारते। अगेन वहां पे आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या आपका मैट्रिक्स है, उसके हिसाब से आप क्या उसमें डिवाइड प्लस माइनस क्या ऐसा करोगे कि मैं उसको बना दूं दिखने के जैसा इस प्रकार से। तो जब आपका फाइनली इस तरफ वाला ए वाला मैट्रिक्स जब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, तो आपका ए इनवर्स का वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाता है, ठीक है, ये आई हो जाएगा और ये ए इनवर्स आ जाएगा, तो ये आपका ए इनवर्स बन गया, ठीक है। तो ये होता है आपका इनवर्स निकालने का मेथोडोलॉजी, समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से, इन्वर्टिबल और नॉट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इस बार के पेपर में, कि पता लगाओ कि ये जो भी मैट्रिक्स दिया है वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। क्या होता है इन्वर्टिबल, मतलब हमेशा याद रखना जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। cos मल्टीप्लाई बाय cos, cos स्क्वायर, अभी ये 2/2 है तो इजी है, 3/3 भी आ सकता है, sin मल्टीप्लाई बाय sin ये हो गया तो इसका वैल्यू 1 आ गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 आ गया, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और अगर बाई चांस आया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, मतलब इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इट इज नॉन इन्वर्टिबल, याद रखना, नॉट इन्वर्टिबल लिख देना, ठीक है, याद रहेगा।
अगर आपका नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो ही वो इन्वर्टिबल है, याद रखना, और जीरो आया तो नॉट इन्वर्टिबल। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। याद रखना बच्चा, 2026 में आ सकता है, देखो ऐसा मैंने मार्किंग किया था, पर देखो अगेन आ सकता है, बोल रहा हूं, प्रैक्टिस कर लेना, आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो कहीं ना कहीं ये काम ही आएगा आप लोग को, ठीक है, याद रखना। और हो सकता है इसके जैसा भी पूछ ले। रिडक्शन मेथड बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जब क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए पूछेगा वो रिडक्शन के लिए पूछेगा, और अगर आएगा एग्जाम में तो बाद में आके कमेंट करना कि यस सर आया था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बाद में आके बोलने नहीं जाऊंगा, देखो ये मैंने बताया था, ठीक है ना, ये मैं नहीं बताऊंगा। ये आप लोग समझदार हो, आप लोग करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो मन लगा के, और अपना टाइम जो है ये सब चीज में वेस्ट बिल्कुल मत करना, ठीक है, यहां पे ध्यान दो। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 0x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 11, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये आपके 3 इक्वेशन जो है वो दिए थे, आप इसको करेक्ट कर लेना प्रॉपर फॉर्मेट में। अगर टेढ़ा मेढ़ा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y है ना, तो आपने 2y को पहले ले लिया, तो x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप उसको रीअरेंज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दो। उसके बाद आपको लिखना है, रिडक्शन जब आता है तो आपको लिखना है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में, जो कि होता है ax इज इक्वल टू b। तो आपका a क्या हो जाएगा, इसके अंदर का कोएफिशिएंट 1 1 1, फिर 0 1 3, फिर 1 माइनस 2 और 1, तो ये आपने लिख दिया। a हो गया, x का वैल्यू क्या होता है, जो कि इसके अंदर के वेरिएबल है x y z, और आपका b क्या होता है, ये आपके कांस्टेंट 6 11 और 0, मतलब राइट हैंड साइड वाले लिख दिया। अब क्या करना है, जब भी रिडक्शन पूछता है, याद रखना, सिंपल फंडा बता रहा हूं, या तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो, या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लो, मेरे लिए इजी है, या फिर दोनों सेम ही पड़ता है, लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना ज्यादा आसान है। तो अगर आप देखोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओगे तो आपको एक ऐसा वैल्यू बनेगा कि आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, बताता हूं। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है कि नीचे के जो वैल्यू है ये 3, ये 0 हो जाएंगे। एक डायगोनल के ऊपर वाले, डायगोनल से लेके ऊपर वाले जो होंगे वो सारे नंबर होंगे, यानी कि पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव मतलब नॉट पॉजिटिव, मतलब नंबर होंगे, नॉट जीरो होंगे, नॉन जीरो होंगे। तो आपको बस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए ये नीचे के 3 को 0 करना है। ये 0 ऑलरेडी है, इसको 0 करना है। अब इसको 0 करने के लिए आप क्या कर दो, इसको माइनस इसको कर दो, तो R3 माइनस R1 कर दिया, देखो 0 हो गया। अब ऑब्वियसली इसको चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा, तो ये भी साइमल्टेनियसली चेंज होता रहेगा, करते रहो। फिर अभी इसको आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो -3 में ऐसा क्या करूं कि 0 हो जाए, तो -3 प्लस 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसको अगर मैं R1 को, ये पूरा R1 है, रो 1, इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको प्लस करूंगा तो -3 मतलब R3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय R2, या फिर हाँ R2, सॉरी हाँ इसको करो R2, क्यों, क्योंकि अगर इसको करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो माफ करना R2 को करना, क्योंकि ये 0 ऑलरेडी है, तो आपको करना है चेंज। ये 0 हो गया, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये x 0 हो गया, y प्लस 3z, ठीक है, ये 0 0 हो गया, तो ये z, ठीक है ना, डायरेक्ट 9z इज इक्वल टू दिस। बस बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कर लो, 3 इक्वेशन बन गया। सबसे पहले ये सॉल्व हो जाएगा, तो आपको z का वैल्यू आ गया, इसको उठा के इसमें डालो, y का वैल्यू आ जाएगा, इस दोनों को उठा के इसमें डाल दो तो x का वैल्यू भी आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 वैल्यू आपको मिल जाते हैं, x1 y1 सॉरी x y और z का वैल्यू, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिडक्शन 4 मार्क्स से कैटेगरी में पूछेगा, आपको मजा आ जाएगा, जरूर से प्रैक्टिस करना। चलो ठीक है, देखो तो ये क्वेश्चन था, आ सकता है लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं, हमारा काम है आपको बताना, ठीक है। अगेन प्रैक्टिस करो, यही मैं बोलूंगा। अपने एंड से मैं क्या ही बोल सकता हूं, लास्ट में भी 1 1.5 दिन 2 दिन आपके पास रहता है, तो आप लोग भी क्या ही कर सकते हो, है कि नहीं। तो मेहनत करना ही आपके हाथ में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें। अगला एग्जांपल क्या बोल रहा है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द, कोफैक्टर्स ऑलरेडी बताया हुआ है, इसको प्रैक्टिस कर लो, ये वाले एग्जांपल को प्रैक्टिस कर लो। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप में बताया, फर्स्ट एग्जांपल में सेम यही करो, माइनर निकालो, सॉरी एलिमेंट लिखो, माइनर लिखो, कोफैक्टर लिखो, सेम फॉर्मूला लगाओ, उसको सॉल्व कर लो, बहुत इजी है। तो ये प्रैक्टिस कर लोगे, ये वाला एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेना, 2 मार्क्स से कैटेगरी में पूछता है। ये वाला देख लो 2 मार्क्स के। अगेन इसमें क्या बोल रहा है कि ये आपका एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हमें ए इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, देख लो एक बार नजर घुमा लो, ऐसा क्वेश्चन बहुत यूनिक है। अगर आता है तो क्या करना है, सबसे पहले आपने चेक किया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, डिटरमिनेंट निकाल के, हाँ भाई नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसको ले लिया, इसको आपने ए इंटू ए इनवर्स का फॉर्मूला डाला, सॉल्व किया, सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन करके सॉल्व किया, तो आपको एक वैल्यू मिल गया ए इनवर्स का। ए इनवर्स का वैल्यू इसको छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, जो भी ये आया दूसरा वाला जो पूछा है कि इनवर्स निकालो, इसको आपको कंपेयर करना है आपके ऊपर वाले के साथ। तो आपने जब इसको कंपेयर किया तो x2 y1 z इज इक्वल टू -1, यानी इसको इसके साथ कंपेयर किया तो x के जगह पे 2 है, y के जगह पे 1 है और z के जगह पे -1 है, वो हमने लिख दिया। अब इसको उठा के हमारे a इनवर्स वाले वैल्यू में डाल दो, तो आपका वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली। देखो ठीक है, क्या था 1/x था, तो x का वैल्यू 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, समझ रहे हो। वैसे ही 1a, बहुत इजी क्वेश्चन है।
अब देखो 4 मार्क्स में पूछ सकता है मेथड ऑफ इन्वर्जन से सॉल्व करने के लिए, तो क्या करना है, इक्वेशन दिया रहेगा, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो ax इज इक्वल टू बी। देखो रिडक्शन आया, इन्वर्जन मेथड आया, दोनों में ax इक्वल टू बी आपको लिखना है। ax इज इक्वल टू बी लिख दिया, ठीक है, a का वैल्यू ये, x का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये। अब हमें पता है अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले डिटरमिनेंट के साथ चेक कर लो कि आपका a इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हाँ भाई a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i लिख दिया। अब इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, अगेन रो ट्रांसफॉर्मेशन करो और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है। कुछ तो मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, देखो बहुत सारा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा घुस के, या आप समझदार हो। तो जैसे मैंने इसको बना लिया, कहां बना लिया, ये वाला, देखो ये आइडेंटिटी बन गया, तो a इनवर्स का वैल्यू आ गया। तो एक बार a इनवर्स का वैल्यू आ जाता है, लिख दिया। अब मुझे पता है ax इज इक्वल टू बी, बिकॉज ये सिर्फ a इन्वर्जन मतलब अलग है, इनवर्स निकालने बोलेगा तो यहां तक रुक जाना, लेकिन इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है मतलब आपको प्रॉपर x y z का वैल्यू निकालना है। तो आपको यहां पे ax इज इक्वल टू बी जो हमने मान के रखा था उसमें आपको लेना है, और इसमें आप a इनवर्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, तो a इंटू a इनवर्स x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, तो ये i हो जाएगा, ix इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, मतलब सिंपली आपको सिर्फ a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका a इनवर्स है, ये b है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका वैल्यू जो है इस तरीके से आ जाएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कर लेना, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन मेथड। तो अगेन मैंने आपको जो बड़े बड़े एग्जांपल होते हैं, चाहे वो रिडक्शन हो चाहे वो इन्वर्जन है, 4 मार्क्स की कैटेगरी में ये दो ही टाइप के एग्जांपल्स पूछते हैं और डेफिनेटली पूछेंगे, इस बार भी आप चेकआउट कर लेना। भले ही सेम आएंगे, भले ही थोड़े बहुत डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन आएंगे जरूर, ये याद रखना। और बाकी 2 मार्क्स 3 मार्क्स की कैटेगरी में अगर आते हैं, 3 मार्क्स में तो नहीं आते, आते हैं तो 2 मार्क्स में आएंगे या तो 4 मार्क्स में आएंगे, तो इनवर्स भी निकालने के लिए पूछता है कभी कभी 4 मार्क्स में, तो वो भी कर लेना, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया, ठीक है। और एक दो एग्जांपल है, देख लो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन है, देख लो, 2 मार्क्स से कैटेगरी में पूछेगा, बहुत यूनिक है। ए का वैल्यू ये दे दिया है, हमें बोल रहा है कि ए और एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए और ए निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है, ठीक है। तो पहले आपने एलिमेंट माइनर कोफैक्टर की हेल्प से आपने कोफैक्टर निकाल दिया, ये आपका कोफैक्टर निकला, कोफैक्टर के बाद आपने एडजॉइंट निकाल दिया, क्या होता है पता है ना। तो एक बार जब एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है, एडजॉइंट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका ए है, ये एडजॉइंट ए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए का वैल्यू ये आया। फिर आपको बोल रहा है कि पहले एडजॉइंट ए लो, फिर ए लो, फिर मल्टीप्लाई करो। तो मैंने पहले एडजॉइंट ए लिया, फिर ए लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आया। कहां गया, हाँ ये वैल्यू आया। फिर आपको बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए लो और आई को मल्टीप्लाई करो। डिटरमिनेंट ऑफ ए लिया, ये वाला, और फिर आई के साथ जो कि होता है 1001, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो अगर आपने देखा होगा कि चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो, चाहे वो सेकंड इक्वेशन हो, या फिर थर्ड इक्वेशन हो, तीनों के तीनों वैल्यू सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, लास्ट में मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा था हम लोग को, वो हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर में से भी, जरूर से प्रैक्टिस करना बच्चा, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, चाहे इसके पहले के जितने भी सब्जेक्ट्स हो, या फिर मैथ्स हो, या फिर इसके आगे के बायोलॉजी, या फिर आईटी वगैरह के सब्जेक्ट हो, हम मेहनत करते रहेंगे। बस आप लोग हमारा सपोर्ट करना, प्यार देते रहना, और इस चैनल को हमें एक मार्जिन तक लेके जाना है, वहां तक पहुंचाने में हेल्प करना, अपने सभी जूनियर्स को हमारे बारे में बताना, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताना। ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहो, मन लगा के प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कैसे भी एग्जाम्पल आने दो तो आप सॉल्व कर पाओगे। डोंट वरी, और फेल कोई नहीं होता, टेंशन मतलब, बस मन लगा के मेहनत करके पढ़ना है। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है, प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।